हालांकि अभी देश व प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, मगर इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ अभी अगर हम आपस में एक जनचर्चा को देखें तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र में हूं आपके साथ। और टोहाना विधानसभा में अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों की, तो उसमें जो सबसे अधिक उम्मीदवार कहीं खड़े हुए नजर आते हैं वो नजर आते हैं आम आदमी पार्टी में। और आम आदमी पार्टी में एक युवा नेता के तौर पर अगर एक नाम अगर उभर कर आ रहा है वो है आदित्य जाखल का। तो आदित्य जाखल आज हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके लाइफ के उद्देश्यों के बारे में, आम आदमी पार्टी को उन्होंने जब ज्वाइन किया, किन परिस्थितियों में ज्वाइन किया, उन सब के बारे में। तो एक एक करके इन सब विषयों पे बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये विधानसभा क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी को लेकर कितने स्टीक हैं और कितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, या लोग सोच रहे हैं या ये नहीं सोच रहे, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। आदित्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बस बढ़िया। आदित्य जी, थोड़ा सा बताएं, जैसे कि आप टोहाना विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और जब से जुड़े हैं लगातार चर्चा में है, एक बड़ा प्रोग्राम भी आपने करवाया था। कैसे मन में आया कि आम आदमी पार्टी से जुड़े? नवल जी, इसमें आम आदमी पार्टी से जुड़ने का जो मन में आया, एक तो इनकी नीतियां, हम किसी भी पार्टी के साथ अगर जुड़ते हैं वो पार्टी नहीं, एक विचारधारा के साथ हम जुड़ते हैं जी। इनकी विचारधारा अच्छी लगी, जो ये आम जन के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छा लगा हमें। दूसरा, जब हमने अपने आप पे हमने देखा कि जब ये कोरोना काल आया या जो भी हमारे पे मुसीबतें आई, इस दौरान जो जो हमने परिस्थितियों को झेला है, उस दौरान हमने पाया कि किसी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई हमें फैसिलिटी नहीं दी गई। एक चाहे हम कह सकते हैं हम किसी भी वर्ग से आते हैं, विशेष जाति से आते हैं, सरकार ने सिर्फ एक वोट बैंक पर अपना एक जाति का वोट बैंक बनाया हुआ है कि इनको राशन दे दो तो हमारा वोट मिल जाएगा। बट अगर हम कहें कि एक सुविधा, किसी को रोजगार देना, ये सरकार हर किसी को साथ में लेके चलने का कार्य करती है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो गरीब वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, ये हर किसी के बारे में सोचती है। चलिए, आप सरकार की, आम आदमी पार्टी की जो आपकी सरकार है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्टी के बारे में, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके मन में कैसे आया? ये तो आपने कोरोना का काल बताया, तो क्या इससे पहले किसी अन्य पार्टी के आप संपर्क में नहीं थे? उससे पहले जो शुरू से हमारा जुड़ाव रहा है, मेरे दादाजी जैसे पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने काफी राजनीतिक गतिविधियों में। वाइस चेयरमैन कहाँ रहे हैं? जाखल में। किस डिपार्टमेंट? अपने नगर पालिका में। नगर पालिका में वाइस चेयरमैन? हाँ जी, उससे पहले वो पंच भी रहे हैं हमेशा, मतलब वो राजनीतिक गतिविधियों में लगातार अग्रणी रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। दादाजी का पूरा नाम? श्री सत्यनारायण बंसल जी। सत्यनारायण बंसल जी। हाँ जी। तो उनका प्रभाव रहा आपके ऊपर? सत्यनारायण उनका प्रभाव रहा, उनकी जैसे शुरू से इच्छा, जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी, जो उनका एक रसूख था बना के रखना, वो काफी अच्छा लगता था मुझे और उनसे काफी प्रेरणा मिलती थी। और शुरू से वो कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया है और एक काफी हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल ही कांग्रेस पार्टी के साथ बिताया है। दादा कांग्रेस में, पोता जो है वो आम आदमी पार्टी में, एकदम अपोजिट, ऐसे कैसे? ये आपको बताया कि विचारधारा का खेल है, यानी दादे के विचार कुछ और, पोते के दादाजी को विचारधारा जब उस टाइम पे थी, वो पार्टी एक अलग लेवल पे थी उस टाइम पे। जब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कई किस्से आपने भी सुने होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी और अटल जी को कोई दिक्कत आई थी, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट होना था, उनके पास पैसे नहीं थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे। तो उस दौरान जब हमारे जो प्रधानमंत्री संजय गांधी जी को पता लगा था, तो उन्होंने उनको अमेरिका भेजा था और उनका करवाया था। वो एक काल अलग था, उस टाइम पे एक डिसिप्लिन था, पार्टीज में डिसिप्लिन था और जो राजनीति थी वो सहिष्णुता के साथ होती थी और हर किसी का ध्यान रखा जाता था। और आज का जो राजनीतिक दौर है ये काफी बदला जा चुका है। आज ये बदले की भावना के साथ लोग राजनीति कर रहे हैं, बदले की भावना के साथ आज। अच्छा, जैसे आपने दादा के साथ आप रहे, आपने एक बातचीत की, उनके साथ आपने राजनीति को देखा, नजदीक से देखने समझने की कोशिश की, तो क्या तब से ही मन में था कि हाँ मैं भी राजनीति में सक्रिय हो जाऊंगा? कोई छात्र जीवन में भी राजनीति में रहे आप? छात्र जीवन में ज्यादा सक्रिय नहीं, पर हाँ जिस दौरान हमारे कॉलेज में जैसे हमारे इलेक्शंस होते थे कॉलेज प्रेसिडेंट के और के, उस दौरान छोटी मोटी गतिविधियों में हम रहते थे। और बल्कि दोस्तों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपको अगर याद हो, एक काफ़ी साल पहले अनुराग ठाकुर ने कश्मीर पे तिरंगा फहराओ, लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए यात्रा करी थी, उसमें काफ़ी हमने पार्टिसिपेट किया था एज अ स्टूडेंट। तो अनुराग ठाकुर का आपने जिक्र कर लिया, वो बीजेपी से हो गए, कांग्रेस से आपके दादाजी हो गए, उस टाइम तो बीजेपी का प्रभाव नहीं, बीजेपी का प्रभाव नहीं, उस टाइम पे एक नेशनैलिटी का प्रभाव था कि हम एक इंडियन है, इंडियन होने के नाते हमें क्या करना तो जब चाहिए। नेशनैलिटी अनुराग ठाकुर में है तो फिर बीजेपी में भी है, फिर आपको आम आदमी पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? आज जो आप नेशनैलिटी कह रहे हो, बीजेपी ने जब मुद्दा उठाया एक हिंदुत्व का, किसी भी चीज की कट्टरता,
चाहे वो हिंदुत्व की है या किसी भी विचारधारा की जो एक कट्टरता है, वो हमेशा और हमेशा आदमी को नुकसान ही पहुंचाती है। वो कट्टरता और आतंकवाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपका ये कहना, आइए चलते रहते हैं, तो हाँ आपका जी। ये कहना है कि बीजेपी में भी धर्म के नाम पे कट्टरता है, क्या ये माना जाए? धर्म के नाम पर वो राजनीति ज्यादा करते हैं, लोगों को डरा के रखा जाता है कि अगर हम नहीं है तो हिंदू नहीं बचेगा। जबकि हमारा जो भारत देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इट्स द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ग को या धर्म को लेकर चलेंगे, कहीं भी हम इंडियन की बात तो करते नहीं है, कि इंसानियत की बात करते नहीं। अब हम रहते हैं, हमारे साथ हमारा जो काम है उसमें सिख भी हमारे साथ कम्युनिटी जुड़ी हुई है, मजदूर वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हम एक हिंदू होने के नाते सबसे व्यापारिक कंसर्न छोड़ दें? तो क्या है आपका काम काज, क्या है? चलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपने मेरा कहा हमारा अर्थ जो का काम काम है, कमीशन एजेंट का काम है। अच्छा, वही काम करते हैं? वही काम करते हैं शुरू से। तो एजुकेशन क्या रही है आपकी? एजुकेशन मेरी बीबीए रही है, मैंने चितकारा यूनिवर्सिटी से की है, राजपुरा से। तो एक एजुकेशन भी आपने बैचलर डिग्री कर ली बिजनेस मैनेजमेंट में, और यहाँ आकर आप आड़त का भी काम कर रहे हैं, और अब आपकी राजनीति भी शुरू होगी। तो घर वाले कहते नहीं कि कुछ तो वैसा करो जो चलने वाला हो? नहीं, एजुकेशन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम आ रहे हैं, तो आज आप व्यापारी के लिए जो एजुकेशन कह रहे हो, तो पढ़ाई बिना आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। आपको एक पढ़ाई तो एक नेसेसिटी है, एजुकेशन जरूरी है, हमें कुछ भी राजनीति और इसमें कैसे तो राजनीति और इसमें तालमेल तो ये सर सबसे बड़ा सपोर्ट ही मेरी फैमिली का रहा है मुझे। अगर आज फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो किसी भी क्षेत्र में इंसान को आगे जाना है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट सबसे पहले फैमिली की लगती है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप मजबूती से आगे बढ़ते हैं। मेरे पिताजी मेरा साथ देते हैं, तो अगर काम की भी कभी बात आती है तो वो काम को संभालते हैं सारा, मेरे पीछे से वो ध्यान भी रखते हैं। हालांकि अब काम की जिम्मेवारी मेरे पे आनी चाहिए, जो देखते हैं रसूख बना चाहिए, पर उनका साथ मेरे को जो मिल रहा है, इसी वजह से मैं जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे अभी आपने जो जिक्र किया सारी बातों का, उस जिक्र में ये बातचीत आ रही है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति में पूरे सक्रिय होते जा रहे हैं, और सक्रियता में क्या लगता है कि आप अपने दादाजी की तरह अब नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव की तरफ जाएंगे, या जो एक अलग तरह की चर्चा बन रही है कि आदित्य विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, नगर पालिका के लिए अगर हम कहें, अभी मेरा कोई रुझान नहीं है नगर विधानसभा के लिए तरफ। विधानसभा की तरफ देखिए, वो पार्टी हाईकमान का जो वो रहेगा, अपना फैसला रहेगा, नहीं, ये तो वो हमारी सराखों पर है। ये तो घुमाने वाली बात है। देखिए, अगर मैं आज अपने एक पर्टिकुलर बेस पे एक एज आम आदमी, अगर एक सिटीजन कुछ करना चाहूँ, तो जितना हम बन सकते हैं, समाज सेवा जिसे हम कह सकते हैं, वो हम पहले भी करते आ रहे हैं। पर जब हम एक लोक भलाई के कार्य में आना है, जो हम उद्देश्य, जैसे हम देखते हैं कि हमारी मंडी में कितनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बरसों से 2 सड़क पे जिस पे हमारा रोजाना आना जाना है, वो सड़कें आज तक नहीं बनी है। जो ये काम है, ये एक मैं आम आदमी के तौर पर नहीं कर सकता। अगर ये इसमें चाहे मेरा ही स्वार्थ कह लीजिए कि हमें अपने फायदे के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर कुछ करना है तो आगे आना होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप जब विधानसभा की बात करते हैं, जो आप मुद्दे बता रहे हैं, जो मुद्दा सिर्फ आपने जाखल का बताया, जब विधानसभा की बात करेंगे तो टोटल जो है विधानसभा की बात होनी चाहिए। तो विधानसभा के क्या क्या मुद्दे आदित्य सोचता है? विधानसभा के मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा आप हमारे ये लगा लो, अच्छी सड़कें नहीं है, लाइटों का प्रबंध नहीं है, पेयजल की पूर्ति नहीं हो पाती है। जो एक आम आदमी को जो एक नेसेसिटीज है, डेली यूज की चीजें हैं, जब आज हमें आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे डेली यूज की चीजें नहीं ढंग से मिल पा रही हैं। नहीं, तो हाँ ना, विधानसभा के बारे में बताएं। ये विधानसभा में सब जगह विधानसभा में क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? सबसे बड़ी आप ये देखिए ना, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, चोरी चकारी, नशा कितना बढ़ा हुआ है। नशा एक चरम लेवल पे है। आप देखते हैं कितने हमारे युवा हैं जो नशे की गिरफ्त में आए हुए हैं। तो जाखल में भी समस्या है, टोहाना में भी समस्या है, ऐसा हर जगह समस्या है सर। ये समस्या कोई आम, हम कह सकते हैं कि समस्या सारी आपस में जुड़ी हुई है। जाखल टोहाना ये कोई बड़ा आपस में फर्क नहीं है। अगर हम किसी गांव से भी कहें, हम सबसे जुड़े हुए हैं। जो समस्या है वो सबकी एक मात्र समस्या है। जैसे हम देख सकते हैं कि सरकार ने जो ये हमारे से वादा किया किसानों की आय दोगुनी करने का, आय तो दुगनी क्या होनी है, बीजेपी सरकार जब से आई है किसानों पर कर्जा 3 गुना हो चुका है। इनको आज आप देखिए, हर आम आदमी को, चाहे वो हमारे आशा वर्कर है, चाहे वो हमारा किसान भाई है, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कोई काम करवाना है सरकार से या कोई बात है, उनको धरना देना पड़ता है, उनको सड़क पे आना पड़ता है। तो एक बात बताइए कि जो नशा है, टोहाना और जाखल के बारे में आमतौर पे लोग बात करते हैं, पंजाब से आते हैं, और पंजाब में आपकी सरकार है, आप इसको कितना सही मानते हैं? सर, इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा हम कहें ना, अगर सरकार या मैं भी कल को कहता हूं कि मैं कुछ बन गया तो मैं रोक सकता हूं, जब तक आम जनता हमारा साथ नहीं देती। क्योंकि देखिए, किसी गली में अगर किसी चौराहे पर नशा बिक रहा है तो आसपास के लोगों को पता जरूर होता है आपकी, और पंजाब से मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। अगर हमें आसपास के, मान लो मेरी गली में कोई गलत काम हो रहा है,
जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई नशा बेच रहा है या कोई भी गलत तरीके का धंधा हो रहा है, अगर हम उसकी न्यूज़ नहीं देंगे, हम किसी को सरकार को इतला नहीं करते, या हम कह सकते हैं कि हम पुलिस को नहीं बताते, हमारे महकमे को किसी को नहीं इतला करते, तो उसका निवारण कैसे होगा? ये आम जनता को सबसे पहले जागरूक होना होगा। जब हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए जागरूक होंगे तो हर चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। हर काम सरकार नहीं कर सकती। नवल जी, अगर हम कहें हम हमारे घर में रोटी पकानी है, सरकार आय का साधन देती है, पर रोटी सरकार नहीं पका के देगी, रोटी तो हमें खुद पकानी पड़ेगी ना। तो अगर हमारे घर में गंदगी है तो गंदगी की सफाई हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आपने ज्वाइन करने के बाद अब तक आपने अपने इस संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया है, जिससे माना जा सके कि आप विधानसभा के लिए कैपेबल उम्मीदवार के तौर पे उभर रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने कई गाँव का दौरा किया, तो उस दौरान हमने लोगों की समस्याओं को जाना। मैंने जाके हर कहीं भी मैं जाता हूँ तो उसमें ये नहीं कहता कि यार मैं उम्मीदवार हूँ, मेरे को टिकट मिलेगी, नहीं। हम उनसे ये बात करते हैं कि आप हमसे बात कीजिए। लोगों की हिचकिचाहट है, कई लोगों में डर है कि यार बीजेपी छोड़ी तो हमारे साथ ये कर देंगे। मुझे नहीं पता ये डर किस चीज़ का है, पर डर है लोगों में। ये आप भी जाओ, आप फील्ड में रहते हो, आपने भी देखा होगा कि कई लोगों में डर रहता है। तो ये डर को दूर करने के लिए हम उनसे पूछते हैं कि हम आपको कोई भाषण देने नहीं आया या मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया। हम चर्चा करते हैं उनसे जाके कि आप बताइए आपकी क्या समस्या है, इनका निवारण कैसे किया जा सकता है, आप क्या चाहते हैं, आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं। अगर हम आज की डेट में लोगों को जागरूक करेंगे, जब अगर पढ़े लिखे नेता आगे आएंगे, समझदार नेता आगे आएंगे, तो लोगों का भविष्य भी सुनहरा होगा। अभी टोहाना विधानसभा क्षेत्र में एज ए जर्नलिस्ट जब हम घूमते हैं पत्रकार के तौर पे या एक आम व्यक्ति के तौर पे भी हम लोग बातचीत करते हैं, तो हमें कई तरह के चेहरे नजर आते हैं। तो उसमें से आदित्य अपनी उम्मीदवारी को किस तरह से रख पा रहे हैं पार्टी के अंदर, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? पार्टी में उम्मीदवारी रखना ये बहुत दूर का। भी जैसे मैंने नया ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो मेरा जो एक मेन मकसद है। अच्छा, नया ज्वाइन किया आपने, पर आपको तो काफी समय से नाम चल रहा है आपका, तो नया कैसे? नया इस तरह से ना कि राजनीतिक जीवन में मैं सक्रिय पहले से नहीं रहा। अच्छा, पहले से सक्रिय नहीं रहे? हाँ जी, जब एकदम से आए हैं तो उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलते हैं। साथियों से मेलजोल बढ़िया है अभी? मेलजोल सबसे बढ़िया है। सबसे मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा ये नहीं है कि मैं उम्मीदवारी को लेकर आगे बढ़ूं। पार्टी ने कितनी जगह जिम्मेवारी लगा रखी है आपकी, कहाँ कहाँ जिम्मेवारी लगाई है? सर, पार्टी ने जैसे भी परिवार जोड़ो अभियान था, उस दौरान हमें जिम्मेवारी दी थी, और उससे पहले बिजली आंदोलन चला था, उसमें मैंने पार्टी के साथ हमने कार्य किया था। आज भी पार्टी का लेकर मेरी जो विचारधारा है, मैं एक संगठन को मजबूत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे को अपनी पहचान नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक हमारी विचारधारा पहुँचे, पार्टी की विचारधारा पहुँचे। अगर लोग पार्टी को समझेंगे, कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी पहचान से, उसकी पहचान होती है, उससे कार्य करता है। क्या तैयारी है आप लोगों की? लोकसभा चुनाव के लिए ही हम आपको बता रहा हूँ ना कि पार्टी की विचारधारा को हम लेके जा रहे हैं। जब लोग हमारी विचारधारा को सुनेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, तभी हमारे साथ लोग साथ देंगे। लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे आज तक हमने, चाहे कोई भी सरकार आए, हम भी उसमें आ गए। हमने आज तक कभी एक सरकार से ये नहीं कहा कि यार हमें अच्छे स्कूल दे दो, हमें अच्छी पढ़ाई दे दो, हमें एम्प्लॉयमेंट दे दो। हम सरकार आती है बस बात कर देते हैं कि हाँ जी करेंगे। हमने कभी आज तक मांगा ही नहीं किसी सरकार से कि आज हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए मांगना होगा ना। हमारे बच्चे कब तक ऐसे ही रहेंगे? अगर रोजगार मिलेगा, हमारी पहली भी बात हुई है एजुकेशन पे। एजुकेशन सिस्टम आज हमारा ऐसा हो चुका है कि बच्चों को एजुकेशन पे हमारे लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं, पर इन रिटर्न एक बच्चे को 50,000 की नौकरी भी नहीं मिल पाती है। कितने युवाओं ने हमारे पीछे, आपने देखा हरियाणा में कितने युवाओं ने आत्महत्या की है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। क्या ये हमारी एक बेसिक नीड है? अगर हम कहते हैं फ्री में सरकार को किसी को क्यों कुछ देना है? अगर सरकार रोजगार देगी, लोगों को कैपेबल बनाओ ना, वो बाजार में जाए, खरीदे, खाएं। लोगों को कैपेबल बनाएंगे। अगर शिक्षित लोग, अकेली शिक्षा से कुछ नहीं होगा, शिक्षा के साथ एम्प्लॉयमेंट भी देनी होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और देश में हर बच्चे को रोजगार मिलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर हम कहें आज की डेट में इनकम टैक्स भी लोग भरते हैं, पर जब तक हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आप देखिए विदेशों में हम अपनी तुलना आज किससे करते हैं? हमारे नेता हमारी तुलना करते हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। उनसे तुलना करने के लिए हम नहीं है, हम प्रगतिशील देशों में आते हैं, पर आज तक हम विकसित देशों की गिनती में नहीं आए हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमें विकसित देश की गिनती में आना है, सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बेटर करना होगा, हेल्थ सिस्टम बेटर करना होगा, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बेटर करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और नजदीक लेके आते हैं अंतिम चरण के अंदर। और इसमें जैसे एक बात है कि आपके जो बड़े लीडर हैं, और जो बड़े लीडर आजकल जेल यात्रा पे हैं लगातार, जिसको आप आरोप बोलते हैं, और सत्ता पक्ष ये कहता है कि नहीं, इन लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया जिसकी वजह से इनको ये करना पड़ेगा। अभी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि घर घर जाइए और लोकसभा की तैयारी में जुट जाइए, लोगों से पूछिए इस्तीफा दें, क्या करें। तो उसका प्रभाव क्या आप हरियाणा पर भी देखते हैं? सर, हरियाणा पर प्रभाव आप ये देखिए ना, ये सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है।
आप देखिए, ये कहते हैं कि आप नेता को हमने जेल में डाल दिया। अब हमारे मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, कितना टाइम हो गया, 6-7 महीने से ज्यादा उनको समय हो चुका है जेल में, पर आज तक क्या उन पे एक भी आरोप सरकार साबित कर पाई है? सिर्फ ये कह देते कि चार्जशीट में हमें ये लगता है कि आगे इनका नाम आएगा। क्या उस चक्कर में एक राजनेता को, एक लोगों का चुने हुए नेता को जेल में रखना, ये कहाँ की एक समझदारी है? ये सरकार की बौखलाहट को दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी पार्टी जो 10-11 साल पहले एक आंदोलन से उभरी थी, वो आज एक इतनी बड़ी नेशनल पार्टी बन चुकी है कि लोगों की पसंद बनती जा रही है कि पार्टी 10 साल में आज तक आप राजनीति का इतिहास उठा लीजिए, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसकी 2 स्टेट में सरकार बनी हो। अभी मैं एक अलग विषय पे बातचीत करना चाह रहा था, वो विषय शायद मैं बता नहीं पाया। वो विषय ये है कि जिस तरह से दिल्ली में ये चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाके सरकार चलाएं या इस्तीफा दें, और उन्होंने खुद कह दिया लोकसभा की तैयारी करें, इसको लेके हरियाणा में भी कोई चर्चा चल रही है आप लोगों के द्वारा? हरियाणा में चर्चा सर, हमारे वो सुप्रीमो हैं पार्टी के, अगर उनको कुछ होता है या पार्टी उनके साथ कोई अन्याय होता है तो सारी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी होगी। और हमने जैसा कि देखा, हमारे सभी साथी जो दिल्ली के जितने विधायक हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे। तो पार्टी के संयोजक भी, सुप्रीमो भी अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे, क्योंकि ये एक अरविंद केजरीवाल एक नाम नहीं है, ये एक विचारधारा है जो एक लोगों के भविष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। तो एक विचारधारा को कभी कोई सरकार कैद नहीं कर सकती। ठीक है, तो अभी युवा आदित्य जाखल कि क्या कह सकते हैं, तो क्या विचारधारा है और आपकी अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, अंत में सिर्फ मैसेज एक देना चाहूंगा कि इस बार जब भी हमारे प्रिय मेरे साथी माताएं बहनें जो भी वोट देने जाएं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। वो देखे कि किस नेता ने क्या काम किया। मैं नहीं कहता आम आदमी को वोट दो, नहीं कहता। आप देखो, आपको जो अच्छा लगता है उसको वोट दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो। जाति से परे हटकर, धर्म से परे हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट करें। सिर्फ यही अपील जनता से करना चाहूंगा, किसी बहकावे में मत आए, ना जाति के, ना धर्म के, ना किसी प्रलोभन में आए। तो ये है आदित्य बंसल, जो आजकल उससे हट के अपने आप को आदित्य जाखल कहते हैं। इनके दादाजी राजनीति में रहे और उसके बाद ये बीजेपी के विचारधारा के टच में भी आए, मगर आजकल आम आदमी पार्टी के साथ हैं। और जब बातचीत करते हैं तो बातचीत में ये कहते हैं कि मेरे लिए बात ना करें, आम आदमी पार्टी के लिए बात ना करें, बात बच्चों के भविष्य के लिए करें। आप इस युवा नेता के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं एक नई मुलाकात के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।